नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग बेहतर से होंगे। आज का जो हमारा विषय है वो है रिसोर्सेस। चाहे रिसोर्सेस नेचुरल हो या मैन मेड हो, रिन्यूएबल हो या नॉन रिन्यूएबल हो, इन्हीं सारे टॉपिक पे अभी हम बात करेंगे। आज के समय में सारे रिसोर्सेस बहुत ही महत्वपूर्ण है और आज दुनिया के हर एक छोटे से बड़े देश रिसोर्सेस के पीछे भाग रहे हैं और चाह रहे हैं कि जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेस हो वे अपने पास रखे या अपने कब्जे में ले ले। चाहे हम बात करते हैं मिडिल ईस्ट के जो तेल का भंडार है उसके ऊपर, या दक्षिण चीन सागर में जो चीन और वियतनाम या वहाँ के बहुत सारे देश हैं उनके बीच में जो विवाद है, उस विवाद का कारण भी नेचुरल रिसोर्सेस है। हम जानते हैं कि दक्षिण चाइना सी में बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेस हैं जो पूरे दुनिया के लिए उपयोगी हैं और चाइना जैसे देश उसके पीछे पड़ा हुआ है और वो चाह रहे हैं कि सारा संसाधन उसी का हो जाए। तो कुल मिलाकर के संसाधन बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है मानव जाति के लिए। तो आइए इसी के ऊपर हम बात करते हैं, रिसोर्सेस के ऊपर। संसाधन प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है संसाधन कहलाता है। चाहे वह एरोप्लेन हो या पानी हो, जमीन हो, जंगल हो या कोयला हो, ये सारे चीज संसाधन है। सामान्यतः संसाधन को दो प्रकार है या साधारणतः संसाधन को हम दो भागों में बांट करके देखते हैं, जैसे मानव निर्मित संसाधन मोटे तौर पे या प्राकृतिक संसाधन। तो मानव निर्मित संसाधन वह संसाधन है जिसका निर्माण मानव के द्वारा किया गया है, जैसे एरोप्लेन, सड़कें, बड़ी बड़ी पुलें, फैक्ट्रियां, ये सब मानव निर्मित संसाधन है। इसको थोड़ा आप समझने का प्रयास करिए। प्राकृतिक संसाधन जो मानव के द्वारा नहीं बनाया गया है, निर्माण नहीं किया गया है, सब कुछ नेचुरल के द्वारा दिया गया है, नेचर के द्वारा दिया गया है, नेचुरल है, उसे हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे पानी, वाटर, जमीन, जंगल या हवा, ये सारे क्या है? ये सारे नेचुरल रिसोर्सेस है, प्राकृतिक संसाधन है। अब विकास और उपयोगिता के आधार पे संसाधन को दो वर्गों में बांट करके पढ़ते हैं। अब विकास, डेवलपमेंट और यूटिलिटी के आधार पे संसाधन को हम दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है वास्तविक संसाधन और दूसरा संभाव्य संसाधन। तो थोड़ा जो ये टर्मोलॉजी है, टर्मोलॉजी को समझने का आप प्रयास करिएगा। कभी कभी ये टर्म सीधे सीधे यूज कर देता है तो समझने में परेशानी हो जाती है। वास्तव का मतलब तो हम जानते हैं कि वैसे संसाधन जिसकी मात्रा ज्ञात है या यह पता लगा लिया गया है कि इसकी मात्रा कहाँ पर कितनी है या उसका उपयोग हमारे जीवन में अभी हो रहा है, उसे हम वास्तविक संसाधन कहते हैं। लेकिन ये जो संभाव्य संसाधन है इसके बारे में हमें अभी ज्ञात नहीं है कि इसकी मात्रा कहाँ कितना है और अभी यह उपयोग में भी, यूज में भी नहीं है। हो सकता है कि भविष्य में कुछ इस तरह की तकनीकी या टेक्नोलॉजी आ जाए कि उस संसाधन को या उस रिसोर्सेस को मानव के लिए उपयोगी बनाया जा सकता है। जैसे इस पे हम बात करते हैं कि अभी लद्दाख में बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेस हैं या वहाँ यूरेनियम है जिसका अभी उपयोग नहीं हो पा रहा है मानव के लिए। क्यों? क्योंकि उसको निकालने के लिए या उसका यूज करने के लिए हमारे पास अभी उस तरह के टेक्नोलॉजी नहीं है। हो सकता है कि भविष्य में उस तरह की तकनीकी आ जाए और उसको वहाँ से निकाल करके हमारे जीवन में उसका उपयोग होने लगे। दूसरी बात बता दूं आपको कि आज से यदि 200-400 साल पहले हम पीछे जाते हैं तो उस समय आज जो हम हवा का उपयोग संसाधन के रूप में कर रहे हैं, उस समय
लोगों को यही लग रहा होगा कि हवा का उपयोग हम कैसे करेंगे, लेकिन आज देखिए हमारे पास तकनीकी है, टेक्नोलॉजी है, जिसके कारण टरबाइन के माध्यम से, पवन चक्की के माध्यम से आज हम हवा का उपयोग बड़े स्तर पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए उपयोग कर रहे हैं। जैसे लद्दाख में आपको बता दिया कि लद्दाख में जो यूरेनियम है उसका हो सकता है कि भविष्य में हम उपयोग कर लें। अब आइए उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को दो प्रकार से फिर हम बांट सकते हैं। उत्पत्ति के आधार पे, अब उत्पत्ति के आधार पे जैव संसाधन या अजैव संसाधन। तो जैव संसाधन का मतलब हुआ कि जो जीवों से प्राप्त होता है, और अजैव संसाधन का मतलब हुआ जो जिसमें जीवन नहीं है, उसे हम अजैव संसाधन कहते हैं। तो जैव संसाधन में क्या आ गया आपको? जैव संसाधन में जंगल आ गए, इंसान आ गए, या जितने भी जीव है ये सब जैव संसाधन। और अजैव संसाधन में आपको कोयला, लकड़ी, पेट्रोलियम, मिट्टी, ये सब अजैव संसाधन के भाग है। अब आइए थोड़ा इसी से जुड़ी हुई बात आगे देखते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्राकृतिक संसाधन को भी नवीकरणीय और अनवीकरणीय दो पार्ट्स में हम बांट करके पढ़ सकते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। इस बिंदु पे आप ज्यादा फोकस करिए कि नेचुरल रिसोर्सेस को भी हम दो पार्ट्स में विभाजित करके पढ़ सकते हैं। पहला नवीकरणीय, जिसको हम कहते हैं रिन्यूएबल, और दूसरा अनवीकरणीय, जिसको हम कहते हैं नॉन रिन्यूएबल। तो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल प्राकृतिक संसाधन के दो पार्ट्स होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज के दो भाग होते हैं। अब हम देखते हैं कि नवीकरणीय जो रिन्यूएबल एनर्जी है या रिन्यूएबल जो रिसोर्सेस है वो क्या है? वे संसाधन जो तेजी से नवीकृत हो सकता है, जैसे सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। वे संसाधन, रिन्यूएबल के बारे में भी हम पढ़ रहे हैं, वे संसाधन जो तेजी से नवीकृत, मतलब तेजी से वे फिर से जिसे हम प्राप्त करते हैं, फिर से नया हो जाए तेजी के साथ, उसे हम नवीकरणीय रिन्यूएबल रिसोर्सेस कहते हैं। जैसे सूरज या सूरज से प्राप्त ऊर्जा या पवन ऊर्जा। उसके बाद देखते हैं अनवीकरणीय नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, जिसका भंडार, जिसका सोर्स सीमित है। मतलब ये जो जहां भी है सीमित मात्रा में है, और हो सकता है कि आने वाले 100-200 साल में पृथ्वी पर से पूरी तरीके समाप्त हो जाए। उसे हम क्या कहते हैं? नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, अनवीकरणीय ऊर्जा या अनवीकरणीय संसाधन। एक बार समाप्त हो जाने पर फिर से नया होने में हजारों वर्ष लग जाते हैं, जैसे कोयला और पेट्रोल। अब ये क्या है कि एक बार यदि समाप्त हो गया, जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है, एक बार समाप्त हो जाने के बाद आपको हजारों वर्ष लग जाते हैं। तो आप कह सकते हैं कि हजारों वर्ष के बाद रिन्यू तो हो रहा है, लेकिन नहीं दोस्त। अब मानव जीवन इतना छोटा होता है, 60 साल, 50 साल, 70 साल, तो मानव जीवन के तुलना में देखेंगे तो 1000 साल या हजारों साल बहुत ज्यादा होता है। तो हम नहीं कह सकते कि ये रिन्यूएबल एनर्जी है। तो कोयला और पेट्रोल नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है, जो एक बार समाप्त हो जाने के बाद इसे प्राप्त करने में हजारों वर्ष लग जाते हैं, जो मानव जीवन के तुलना में बहुत ही ज्यादा है। अब आइए हम बात करते हैं मानव संसाधन के विषय में। मानव भी एक बहुत ही अमूल्य संसाधन है, और इस संसाधन को बना करके रखने के लिए कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है। जैसे मेडिकल सुविधा अच्छे से उपलब्ध हो, शिक्षा उन्हें अच्छे से दिया जाए, एजुकेशन अच्छे से दिया जाए, और उनको न्यूट्रिशन मतलब खाना पीना भी सही से उपलब्ध करवाया जाए। तब जाकर के मानव एक अच्छे संसाधन के रूप में तैयार होते हैं, जो देश समाज के लिए उपयोगी साबित होते हैं। तो आइए देखते हैं। मानव संसाधन से तात्पर्य लोगों की संख्या और योग्यता से है।
मानसिक, शारीरिक। जी, यदि कोई व्यक्ति मानसिक तौर पे स्वस्थ नहीं है तो भी वह हमारे समाज के लिए उपयोगी नहीं है, हमारे समाज पे एक भार बन करके रह जाता है और वह अपने आप को सामाजिक पैरामीटर पे खड़ा नहीं कर पाता। दूसरी बात, यदि शारीरिक रूप से भी कोई मानव सक्षम नहीं है, स्वस्थ नहीं है, तो भी वह समाज, देश, परिवार के लिए उपयोगी नहीं हो पाता। तो वैसे व्यक्ति जो शारीरिक और मानसिक दोनों तौर पे स्वस्थ है उसे हम मानव संसाधन कहेंगे और देश को आगे बढ़ाने में, समाज, दुनिया को आगे ले जाने में वह एक बेहतर भूमिका निभाने की स्थिति में होते हैं। अब हम देखते हैं कि संसाधन संरक्षण क्या है। आज जितने भी संसाधन हमारे पास है उसी संसाधन को यदि संरक्षित करके, कंजर्वेशन करके यदि सही से उपयोग किया जाए तो लंबे समय तक इस संसाधन का इष्टतम उपयोग कर सकते हैं। आज देखिए हमारे पास बहुत तरह के नेचुरल रिसोर्सेस है। आज आप नारा सुनते होंगे, पानी बचाओ, पर्यावरण प्रदूषण रोको। तो ये सब क्या है? पानी की हमारे पास, भले आपको बताया था कि जितने भी धरती पर पानी उपलब्ध है उसमें केवल 3% के आसपास मानव उपयोग के लिए है, बाद बाकी सारे लवणीय वाटर है। तो वही 3% जो वाटर है उसका भी मानव के द्वारा सही से उपयोग नहीं किया जा रहा है। आप देखेंगे कि पानी का अंधाधुंध उपयोग होता है, और अंधाधुंध उपयोग, चलिए कि सदुपयोग कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन कहीं आप नल खुले छोड़ दिए, गाड़ी को धोने में 50 लीटर पानी, 100 लीटर पानी बर्बाद कर दिए। आप देखिए देश की स्थिति ऐसी है कि देश के बहुत सारे ऐसे भाग हैं जहां पे मानव को पीने के लिए जल की उपलब्धता नहीं है। 10-10 किलोमीटर पैदल चल करके उनको पानी की मतलब जुगाड़ करना पड़ता है। तो इसीलिए संसाधन का सही से उपयोग करना बहुत जरूरी है। तो रिसोर्सेस कंजर्वेशन, संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग, सतत पोषण है, संसाधन का सतर्कतापूर्वक उपयोग। जो भी हमारे पास संसाधन है सतर्क होकर के, बिल्कुल कंजूसी के साथ। ये नहीं है कि हमें उपयोग ही नहीं करना है, सदुपयोग करना है, बचा करके भविष्य में। क्योंकि जानते हमारे पास जो भी संसाधन, उसका मैनेजमेंट होना चाहिए कि हम तो उसका उपयोग कर ले। जो वर्तमान पीढ़ी है वो तो उपयोग कर ही रहे हैं, भविष्य में जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए हम क्या बचा करके रख सकते हैं, तो हम उपयोग करें और उसका सतर्कतापूर्वक उपयोग होने के बावजूद वर्तमान भविष्य के पीढ़ियों के लिए भी बचा करके रखा जाए। उसके बाद हम देखेंगे सतत पोषणीय या धारणीय विकास। तो कहीं कहीं आपको हिंदी में सतत पोषणीय या कहीं कहीं धारणीय विकास मिल जाएगा। तो दोनों सेम चीज है। इसको इंग्लिश में कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये टर्म बहुत ही महत्वपूर्ण है। कभी कभी तो आपको पेपर में इसी टर्म को एक्सप्लेन करने के लिए दे देंगे, या कभी कभी ऑब्जेक्टिव रूप में भी इसे बना दिया जाता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब समझिए कि आज जो भी आपके पास संसाधन है उस संसाधन का इस प्रकार से आप मैनेजमेंट करिए कि अपना काम वर्तमान में चलाइए और भविष्य के जो आने वाली पीढ़ी है उस पीढ़ी को भी ध्यान में रखिए कि उनको भी इस संसाधन का मतलब थोड़ा बहुत पार्ट्स मिल सके, इन संसाधन का वो भी उपयोग कर सके। तो यही है उपयोग और मैनेजमेंट, भावी पीढ़ियों को ध्यान में रख करके करना, यही सतत पोषणीय विकास है। जैसे संसाधनों के उपयोग की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण का मतलब कंजर्वेशन में संतुलन रखना, या संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी की अपितु भावियों पीढ़ी की आवश्यकता पूरी होती रहे। इसका सीधी सी मतलब है कि आप भी उपयोग करिए और आने वाले पीढ़ी को भी भविष्य ध्यान में रख करके उन चीजों का मैनेजमेंट करिए कि उनको भी मिल सके। तो इस वीडियो के माध्यम से यही कुछ बताना था संसाधन के विषय में। और ये 8 क्लास एनसीईआरटी की चैप्टर नंबर 1 है, उसी के आधार पे मैंने जो भी मुझे लगा कि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है
या एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, मैंने उसको नोट डाउन करके आपको एक्सप्लेन करके मैंने बता दिया है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बेहतर लगा होगा, और बेहतर लगा होगा तो प्लीज़ इसे दोस्तों के बीच में शेयर करिए, लाइक कमेंट भी करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।